हेलो स्टूडेंट्स, हमारे बॉसराज टॉप स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है गाउस के अनुप्रयोग। इससे पिछली वीडियो में हमने गाउस के नियम के बारे में बताया था। आज हम गाउस के अनुप्रयोग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम गाउस के दो अनुप्रयोग होते हैं, उसमें से आज हम फर्स्ट अनुप्रयोग को कंप्लीट करेंगे। ये है चालक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें एक और होता है, वो होता है अचालक आवेशित गोलों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आवेश के अनुप्रयोग दो होते हैं, तो आज हम फर्स्ट अनुप्रयोग को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में दूसरे अनुप्रयोग को कंप्लीट करेंगे। ये डेफिनेशन है, इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट में चालक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें हमें एक चालक आवेशित गोला लेना है। सबसे पहले हम एक चालक आवेशित गोला लेते हैं। सबसे पहले हमने एक गोला बनाया और यहाँ लिखा हुआ है आवेशित गोला। जब कोई गोला आवेशित होता है, वो भी अचालक होता है, तो उसका आवेश गोले के चारों ओर फैला हुआ होता है। गोले के चारों ओर इस प्रकार फैला हुआ होता है आवेश Q। हम आवेश Q से प्रदर्शित कर रहे हैं और आवेश चालक होने के कारण गोले के चारों ओर फैला होता है। इस प्रकार हमें इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो इसमें तीन कंडीशन होती हैं। इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन ले रहे हैं, जब बिंदु P विद्युत क्षेत्र यानी ये गोला है, इस गोले के बाहर स्थित है। यानी जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित है। इसको मैं एक बार और रिपीट करता हूं। ये हम आज का टॉपिक है हमारा गाउस के अनुप्रयोग। इसमें हम गाउस के अनुप्रयोग दो प्रकार के होते हैं। इसमें फर्स्ट अनुप्रयोग है चालक के आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और सेकंड है अचालक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। तो आज हम फर्स्ट चालक आवेश गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है चालक आवेशित गोला। सबसे पहले मैंने एक सर्किल बनाया यानी गोला बनाया, और यहाँ लिखा हुआ है चालक, वो भी आवेशित है। जब चालक आवेशित होता है तो गोले के चारों ओर आवेशित फैला होता है समान प्रकार से। मैंने ये आवेश समान प्रकार से गोले के चारों ओर दर्शा दिया है। इसमें तीन कंडीशन से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें मैंने फर्स्ट कंडीशन ले ली है, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित है। ये मैंने गोला बनाया है। अब मैं इसके बाहर एक बिंदु P लेता हूं। बाहर, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित है, ये गोला है, इससे बाहर मैंने एक बिंदु P ले लिया। यहाँ मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो मैं P से और यहाँ से मैं इसके सर्किल का ये केंद्र मान लेता हूँ, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैं R लेता हूँ, कैपिटल R, और यहाँ तक की इसी केंद्र से यहाँ तक की दूरी R, स्मॉल r लेता हूँ। तो यहाँ से बिंदु P और इस पॉइंट से दूरी से मैं एक सर्किल बनाता हूँ, जिसे हम गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। इसको मैं डॉट डॉट से बना रहा हूँ। ये एक गोला है, गोला, और ये गाउसीय पृष्ठ, इसे गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। और ये सबसे पहले मैंने गोला बनाया था, यहाँ से यहाँ तक की मैंने दूरी R मानी थी, कैपिटल R, और इस दूरी को मैंने स्मॉल r माना है। यहाँ पर ही ना हम इसको बिंदु O देते हैं, O नाम। तो हम परिभाषा के अनुसार देखें तो इसमें जब ये गोले से जब विद्युत फ्लक्स गुजरेगा तो इधर की साइड गुजरेगा, यानी ये कुछ क्षेत्रफल है। हमने सपोज किया ये A क्षेत्रफल है, तो ये इस A क्षेत्रफल से कुछ फ्लक्स गुजरेगा। जब डेफिनेशन के अनुसार हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर ना हम ये संपूर्ण क्षेत्रफल हमने A माना है, और इससे हम छोटा अल्पांश dA क्षेत्रफल लेते हैं। यहाँ मैं dA क्षेत्रफल लेता हूँ और इस P पॉइंट को ऊपर लिखता हूँ, P पॉइंट को।
तो इस डी ए क्षेत्रफल से कुछ फ्लक्स गुजरेगा। तो जो फ्लक्स की दिशा होती है वो क्षेत्रफल और फ्लक्स की दिशा एक ही दिशा की बाहर की ओर होते हैं, गुजरते हैं। तो ये बाहर की ओर ही गुजरेंगे और एक ही दिशा में। सपोज किया मैंने ई वेक्टर इधर की साइड गुजर रहा है फ्लक्स, तो डी ए वेक्टर भी इधर की साइड ही आएगा। तो यहाँ हम देखें, जब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर नो खड़ी होती है यानी नो लेटी हुई होती है, तो वहां थीटा इजकल टू 0 होता है। तो यहाँ थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा 0, यहाँ थीटा इजकल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर ही ना हमें सबसे पहले डी ए वेक्टर यानी छोटे क्षेत्रफल अल्पांश के कारण छोटा फ्लक्स निकालेंगे। यानी परिभाषा के अनुसार देखें, परिभाषा के अनुसार देखें तो हमें विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। सबसे पहले हम डी ए वेक्टर छोटे अल्पांश क्षेत्रफल के कारण विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो डी फाई इजकल टू ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। हम जानते हैं जब ई वेक्टर दोनों फॉर्म वेक्टर में लगी होती हैं और वहां इंटू लगा हुआ होता है, तो उसे हटाने के लिए हम cos थीटा का उपयोग करते हैं। डी फाई इजकल टू ये आ जाएगा डी ए cos थीटा, और यहाँ हमने प्रूव कर दिया है कि थीटा इजकल टू 0 होता है। तो डी फाई इजकल टू ई डी ए cos 0। हम जानते हैं कि cos 0 का मान 1 होता है। cos 0 इजकल टू 1। सो cos 0 का मान हम 1 रखेंगे, तो डी फाई इजकल टू ई डी ए आ जाएगा। ये मैंने छोटे अल्पांश के कारण विद्युत फ्लक्स निकाला था। अब मैं संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए विद्युत फ्लक्स निकालूंगा। तो संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए विद्युत फ्लक्स तो संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए जब हम विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो हमें इसका समाकलन करना पड़ता है। जब हम जानते हैं जब हम छोटे क्षेत्रफल का हम फ्लक्स निकालेंगे तो हमें संपूर्ण क्षेत्रफल चाहिए, तो हमें उसके लिए फिजिक्स में समाकलन करना पड़ता है। तो हम इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। अब हम समीकरण 1 का समाकलन करेंगे। समीकरण 1 का समाकलन करने पर तो हम समाकलन करेंगे तो डी फाई इजकल टू समाकलन ई डी ए। हम समाकलन में जानते हैं जब कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है तो हम उसको आगे लेते हैं। या ई कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको हम आगे लेंगे। डी फाई इजकल टू ई समाकलन डी ए। अब हमें समाकलन डी ए का समाकलन करना है। तो हम जानते हैं कि ये डी ए क्षेत्रफल इस गोले का अल्पांश क्षेत्रफल है। तो हम समाकलन करके इस पूरे यानी संपूर्ण क्षेत्रफल का हम फ्लक्स ज्ञात करना चाहते हैं, इसीलिए हमें समाकलन डी ए का मान पता होना चाहिए। हम जानते हैं कि ये डी ए इस गोले से आया हुआ है, तो हम जानते हैं कि गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो समाकलन डी ए इजकल टू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम फाई डी ए की जगह 4 पाई आर स्क्वायर प्लस करेंगे और डी फाई का फाई हो जाएगा ई इंटू और डी ए का 4 पाई आर स्क्वायर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम गॉस की प्रमेय से देखें। गॉस की प्रमेय से हम जानते हैं कि गॉस की प्रमेय फाई इजकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। फाई इजकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। हम इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं। अब हम समीकरण 1 व 2 से देखें। ये वैल्यू भी फाई इजकल टू है, ये वैल्यू फाई इजकल टू है, यानी ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगी। तो हम समीकरण 1 व 2 से देखेंगे।
समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखें तो फाई इजकल टू वैल्यू इतनी है और फाई इजकल टू वैल्यू इतनी है, तो ये ई इंटू 4πr² क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगी, यानी ई इंटू 4πr² इजकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होती है, तो हम ई को इधर की साइड रखेंगे और 4πr² को उधर की साइड करेंगे, और यहाँ ये वैल्यू डिवाइड में तो ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगी, तो ये वैल्यू डिवाइड में हो जाएगी। तो ई इजकल टू 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन r²। ये हमने गोले के बाहर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की है। ये हमने गोले के बाहर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की है, जो हमारी E इजकल टू 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन r² आई है। अब हम दूसरी कंडीशन की ओर चलते हैं। इसको मैं इधर नोट करके लिख देता हूं। ये आई है E इजकल टू 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन r²। अब हमारी दूसरी कंडीशन है, जब बिंदु P गोले की सतह पर स्थित है। सबसे पहले हमने बिंदु P को गोले के बाहर स्थित किया था। अब हम बिंदु P को गोले की सतह पर यानी गोले की सतह पर स्थित करेंगे। तीसरी कंडीशन में हम गोले के अंदर स्थित करेंगे बिंदु P को। तो हम दूसरी कंडीशन में है कंडीशन नंबर 2। दूसरी कंडीशन जब बिंदु P गोले की सतह पर, अब हम बिंदु P को इस गोले की सतह पर रखेंगे, तब हम उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। हमने सपोज किया बिंदु P गोले की सतह पर यहाँ स्थित है, यहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और ये केंद्र O है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम R मानते हैं, और हम बिंदु P से एक गॉसीय पृष्ठ खींचते हैं। तो हम गॉसीय पृष्ठ खींचेंगे तो इसी पृष्ठ के ऊपर गॉसीय पृष्ठ बनेगा, यानी हम फिर यहाँ विद्युत क्षेत्र देखें तो इधर की ओर गुजरेगा E वेक्टर, और यहाँ हम dA वेक्टर छोटा अल्पांश क्षेत्रफल लेते हैं, और यहाँ थीटा इक्वल टू 0 अंश, वही कंडीशन मिलेगी पिछली बारी। और यहाँ हम फिर विद्युत यानी जो हमने गॉसीय पृष्ठ खींचा इसी के ऊपर, तो उसकी दूरी हम R मानते हैं, तो यहाँ R इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगी, R इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगी। यानी यहाँ कंडीशन है R इक्वल टू कैपिटल R। तो हम ये समीकरण हमने यहाँ से बाहर स्थित बिंदु से निकाला था। अब यहाँ R इक्वल टू कैपिटल R है, तो हम इस समीकरण में रखेंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा E इक्वल टू 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन कैपिटल R²। यहाँ स्मॉल r की जगह कैपिटल R प्लेस किया, बस। ये डेरिवेशन कंप्लीट हुई, यानी कंडीशन सेकंड कंप्लीट हुई। अब कंडीशन थर्ड है, जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित है। सबसे पहले हमने बिंदु P को फर्स्ट कंडीशन में बाहर रखा था, सेकंड कंडीशन में बिंदु P को हमने गोले की सतह पर रखा था। अब थर्ड कंडीशन यानी लास्ट कंडीशन में हम बिंदु P को गोले के अंदर रखेंगे। सबसे पहले हम एक गोला बनाते हैं, और ये इसमें हम आवेशित गोले की बात कर रहे हैं, चालक आवेशित गोले की बात कर रहे हैं। तो चालक आवेशित में आवेश गोले के चारों तरफ फैला हुआ होता है,
इसे हम Q नाम देते हैं, और यहाँ से हम इसको केंद्र O मानते हैं, यहाँ से हम दूरी इसकी स्मॉल r लेते हैं। और तीसरी कंडीशन में है जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित है, तो हमने सपोज किया गोले के अंदर बिंदु P यहाँ स्थित है, और बिंदु P से हम एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, उसको हम डॉट डॉट से दिखाते हैं, डॉट डॉट से, और हम इस केंद्र से बिंदु P तक की दूरी कैपिटल R लेते हैं, और यहाँ कंडीशन बनती है R ग्रेटर देन कैपिटल R। अब हम बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना चाहते हैं, और यहाँ हम देखें तो बिंदु P के अंदर Q आवेश तो है ही नहीं, और Q आवेश गोले के चारों ओर फैला हुआ है, तो हम कह सकते हैं यह Q इक्वल टू 0। देखो यहाँ Q जो है गोले के चारों ओर फैला हुआ है, और हम बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं, परंतु यहाँ तो कोई आवेश है ही नहीं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू 0। और गॉस के नियम से हम देखें, गॉस के नियम से गॉस के नियम से होता है फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ Q इक्वल टू 0 है, तो फाई इक्वल टू 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ जब हम एप्सिलॉन नॉट का 0 से भाग करेंगे तो फाई इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तो यहाँ हमने फाई इक्वल टू 0 सिद्ध कर दिया। तो हम जानते हैं ये हम E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर फर्स्ट कंडीशन में ज्ञात किया था, उसी से परिभाषा अनुसार होता है d फाई इक्वल टू E वेक्टर इंटू DA वेक्टर। तो हम जानते हैं इन वेक्टर को इनटू में होते हैं जब हटाने के लिए, उसके लिए हम cos थीटा का यूज करते हैं। डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर, सॉरी अब वेक्टर हट जाएंगे और DA cos थीटा आ जाएगा, cos थीटा। और यहाँ थीटा इक्वल टू 0 है, यहाँ हम पहले ही बता चुके हैं। जैसे सपोज किया यहाँ हम ये संपूर्ण क्षेत्रफल A है, और हम DA क्षेत्रफल के लिए फ्लक्स निकालना चाहते हैं, तो इसी दिशा में E वेक्टर लगेगा और A वेक्टर भी इसी दिशा में, तो यहाँ थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये फर्स्ट कंडीशन में बता दिया था। तो डी फाई इक्वल टू EDA ये cos 0 हो जाएगा। हम जानते हैं cos 0 इक्वल टू कितना होता है 1, तो डी फाई इक्वल टू EDA। और अब ये छोटे यानी अल्फांस फ्लक्स है, हम संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए फ्लक्स निकालना चाहते हैं। तो हम इसको समीकरण 1 मानेंगे। अब हम संपूर्ण क्षेत्रफल का फ्लक्स निकालने के लिए समीकरण 1 का समाकलन करेंगे। समीकरण 1 का समाकलन करने पर समाकलन करेंगे तो समाकलन डी फाई इक्वल टू समाकलन EDA। समाकलन में हम जानते हैं कांस्टेंट वैल्यू को हम आगे लेते हैं, और यहाँ E कांस्टेंट वैल्यू है और डी फाई का फाई होता है, और E कांस्टेंट वैल्यू है तो E को आगे ले लेंगे, और D अब यहाँ DA रह जाएगा, यानी समाकलन DA। तो फाई इक्वल टू आएगा E इंटू और डी फाई सॉरी समाकलन DA का क्षेत्रफल 4 पाई R स्क्वायर होता है, 4 पाई R स्क्वायर। हमने ये सिद्ध कर दिया कि यहाँ फाई इक्वल टू 0 है, तो यहाँ हम फाई इक्वल टू 0 रखेंगे और E इंटू 4 पाई R स्क्वायर। 4 पाई R स्क्वायर। यहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी E ज्ञात करना है, तो E इक्वल टू 0 अपॉन ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में चले जाएगा, 4 पाई R स्क्वायर इक्वल टू, जब हम 4 पाई R स्क्वायर का 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, यानी E तीसरी कंडीशन में 0 है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है और फ्लक्स भी 0 होता है। तो हम इसको एट ए ग्लांस इसमें फर्स्ट कंडीशन थी और सेकंड और थर्ड, इसमें 3 कंडीशन थी। अब हम जितना पूरा वीडियो में बताया गया था उस वीडियो को एक ही नजर में इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। फर्स्ट कंडीशन में हमने वस्तु को, सबसे पहले हमने फर्स्ट नंबर वस्तु को गोले के बाहर रखा था। सबसे पहले हमने फर्स्ट कंडीशन में गोले के बाहर, जब बिंदु P गोले के बाहर जब बिंदु गोले के बाहर थी, और फिर जब बिंदु P गोले के सतह पर, जब बिंदु P गोले की सतह पर, और थर्ड कंडीशन में थी जब बिंदु गोले के अंदर, जब बिंदु P गोले के अंदर। ये 3 कंडीशन थी। फर्स्ट कंडीशन थी जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, जब बिंदु P गोले की सतह पर स्थित हो, जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो। जैसे सबसे पहले हम एक गोला बनाते हैं और ये प्लस Q आवेश से चारों ओर से आवेशित है। सबसे पहले हम बिंदु P बाहर की ओर लेते हैं और इससे हम एक गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं, और यहाँ हम केंद्र लेते हैं, यहाँ O है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैपिटल R, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल r लेते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में हम जब बिंदु P को गोले की सतह पर लेते हैं, यहाँ लेते हैं P बिंदु को। थर्ड कंडीशन में जब P को गोले के अंदर लेते हैं, थर्ड कंडीशन में हम P को यहाँ लेते हैं, और इसके कारण गाउसीय पृष्ठ यहाँ बनाते हैं, और इस पॉइंट के कारण गाउसीय पृष्ठ इसी के ऊपर पृष्ठ बनता है। अब हम इनकी एक ही नजर में इधर की साइड इसके डेफिनेशन को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन में देखें तो यहाँ स्मॉल r कैपिटल R से बड़ी है, यानी स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। फर्स्ट कंडीशन में यहाँ से देखें तो स्मॉल r बड़ी है और कैपिटल R छोटी है। और सेकंड कंडीशन में P यहाँ है और R दूरी भी यही है और R दूरी ये है, और स्मॉल r और कैपिटल R बराबर है, स्मॉल r और कैपिटल R बराबर है। और थर्ड कंडीशन में देखें तो स्मॉल r छोटी है और कैपिटल R बड़ी है, स्मॉल r बड़ी है और कैपिटल R छोटी है। अब इनकी फॉर्मूले की बात करें तो फर्स्ट हमने जो जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित थी तब हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की, तो हमारा फॉर्मूला आया था E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। और सेकंड कंडीशन में जब बिंदु P की सतह पर रखी थी तो ये R स्क्वायर का कैपिटल R हो गया था। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। और बिंदु P जब गोले के अंदर स्थित होता है तो इसमें विद्युत आवेश है, जो विद्युत आवेश है वो गोले के बाहर फैला हुआ होता है, और गोले के अंदर विद्युत आवेश ना होने के कारण यहाँ फाई इक्वल टू 0 होता है। सो फाई इक्वल टू 0 होने के कारण यहाँ E इक्वल टू 0 हो जाता है। यहाँ हमने फाइंड किया था फाई इक्वल टू 0 आया था। ये कंप्लीट हुई और इसको नोट कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक नजर में याद रख सकते हैं। तो हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी सेकंड एप्लीकेशन, सेकंड अनुप्रयोग क्लियर करेंगे, और हम